अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलहा स्पेस एकेडमी। सो बच्चों, आज बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है फॉर क्लास 10th स्टूडेंट्स जिन्होंने 2025 में जो है वो मैट्रिक फ़िज़िक्स का पेपर देना है। तो ये वीडियो उनके लिए है। आज के पेपर के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं, जिनकी प्रैक्टिस करके जिनको समझ के आप जो है वो 100% MCQs में स्कोर कर सकते हैं अपने पेपर के अंदर। वो आज हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल से। नंबर 1, ऑडिबल फ्रीक्वेंसीज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट इज। जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की रेंज है जो एक नॉर्मल ह्यूमन ईयर डिटेक्ट कर सकता है वो कितनी है। तो देखिए, ये जो टॉपिक है ना, जिस टॉपिक से रिलेटेड ये न्यूमेरिक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बेसिकली उसका ताल्लुक है रेंजेस ऑफ साउंड से। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट जानना है आपने। ठीक है, ये वीडियो इसी वजह से है कि आप पूरा कॉन्सेप्ट जानेंगे तो अच्छा ज़बरदस्त किस्म का रिवीजन हो जाएगा आपका। तो देखो बच्चों, रेंजेस ऑफ साउंड जो है ना वो 3 होती हैं। पहली कहलाती है इंफ्रासोनिक। तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इंफ्रासोनिक के लिए होता तो हम अलग बात करते। दूसरी रेंज जो है ये कहलाती है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ठीक है, और जो तीसरी है ये कहलाती है अल्ट्रासोनिक साउंड। कहाँ से कहाँ तक होती है, याद रखिए, जब भी किसी साउंड की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 20 हर्ट्स होती है तो उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। ऐसा साउंड जो है उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, बहुत ही भारी आवाज़ होती है, इंसानी कान इसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 20,000 हर्ट्स से ज़्यादा होती है। वो फ्रीक्वेंसी जो 20,000 हर्ट्स से, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी जो है वो ज़्यादा होती है 20 kHz से। kHz का मतलब होता है किलो हर्ट्स। तो अगर फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्स से ज़्यादा होती है तो उसे अल्ट्रासोनिक साउंड कहते हैं, और ये भी इंसान नहीं सुन सकता। तो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज बेसिकली इन दोनों के दरमियान में पाई जाती है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी रेंज, यानी कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स, या आप कह सकते हैं 20 किलो हर्ट्स होती है। तो ये वो फ्रीक्वेंसी है जो इंसानी कान जो है वो डिटेक्ट कर सकता है। ना इससे ऊपर वाली यानी कि इंफ्रासोनिक भी नहीं कर सकता, ना इसके बाद वाली अल्ट्रासोनिक भी नहीं कर सकता। सो इस वजह से जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा 20 हर्ट्स से लेके 20 किलो हर्ट्स तक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, वाटर वेव्स पास फ्रॉम डीप इनटू शैलो रीजन देन रिफ्रैक्टेड। वाटर की वेव्स हैं, पानी में बनने वाली वेव्स हैं जो पास हो रही हैं डीप से शैलो रीजन के अंदर, यानी कि गहरे पानी से कम पानी में आ रही हैं, कम गहरे पानी में आ रही हैं, यानी कि उनमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक है जो कि कांस्टेंट रहती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चों। जब भी याद रखिएगा रिफ्रैक्शन होता है ना, तो इस केस के अंदर क्या होता है, जो वेव होती है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, यानी ये बात तो कन्फर्म है कि वो डायरेक्शन को चेंज करती है। ठीक है, फिर जब वाटर वेव डीप से शैलो रीजन में आती है तो वो स्पीड को भी चेंज करती है। ठीक है, डायरेक्शन भी चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई, और स्पीड चेंज होने और इसी के साथ साथ जो वेवलेंथ होती है वो भी चेंज हो जाती है। तो भाई अगर स्पीड और वेवलेंथ दोनों चेंज हो रही है ना, तो एक फार्मूला है जो कि आपने याद रखना है, जो कि इस केस के अंदर हमें समझना है। जो फार्मूला है वो ये होता है v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v बराबर होता है एफ लेमडा के। ठीक है, तो इससे क्या रिलेशन बना, इससे रिलेशन बना कि v ओवर लेमडा इज इक्वल टू एफ होता है। तो अगर स्पीड बदल रही है, वेवलेंथ भी बदल रही है, तो दोनों एक दूसरे के चेंज को बैलेंस कर देते हैं। नतीजे में जो फ्रीक्वेंसी होती है, याद रखिए, वो कांस्टेंट रहती है। एक सिंपल सा रूल याद कर लो बच्चों, ये घुमा फिरा के भी अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो याद रखिएगा, रिफ्रैक्शन में जो चीज़ कांस्टेंट रहती है बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी है। रिफ्रैक्शन की वजह से स्पीड भी बदलती है, डायरेक्शन भी बदलती है, वेवलेंथ भी बदलती है, बस एक ही चीज़ है जो सेम रहती है और वो चीज़ है फ्रीक्वेंसी। दैट्स वाई हमारा करेक्ट आंसर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 3, द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऑफ साउंड वेव इज कॉल्ड। दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शंस के दरमियान का जो फासला होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है वेव लेंथ, क्योंकि वो बनाती है एक वेव। अच्छा, वेव लेंथ को आप किस किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ये वाला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस किस तरीके से आ सकता है, याद रखिए। अगर मिसाल के तौर पे कहीं पे वेव बन रही है और वो वेव जो है वो ट्रांसवर्स वेव है, ये जो वेव मैंने बनाई है ये ट्रांसवर्स वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव में
ये पहला क्रस्ट है, ये दूसरा क्रस्ट है, तो दो लगातार क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है इसे भी वेवलेंथ कहते हैं, या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है, ये पहला ट्रफ है, ये दूसरा ट्रफ है, ठीक है, ये पहला ट्रफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, दूसरा ट्रफ यहाँ से स्टार्ट हो गया, तो ये भी जो फासला है ये भी क्या कहलाएगा, ये भी वेवलेंथ कहलाएगा। तो ट्रांसवर्स वेव के मामले में दो लगातार क्रस्ट या दो लगातार ट्रफ के दरमियान का फासला, ठीक है, वेवलेंथ होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास वेव्स होती हैं कौन सी, लॉन्गिट्यूडनल, तो उसमें आपको नज़र आता है कंप्रेशन, फिर आता है रेयरफेक्शन, फिर आता है कंप्रेशन, फिर आता है रेयरफेक्शन, यानी कि पार्टिकल करीब आते हैं तो इसे कंप्रेशन कहते हैं, ये भी कंप्रेशन है, ये भी कंप्रेशन है, और जब पार्टिकल दूर जाते हैं तो इनको रेयरफेक्शन कहते हैं, ये भी रेयरफेक्शन है। तो दो लगातार दो लगातार कंप्रेशन या दो लगातार रेयरफेक्शन का जो दरमियान का फासला होता है उसको भी जाहिर किया जाता है वेवलेंथ से। एक्चुअली ये भी क्या कहलाता है, लैम्डा कहलाता है। दैट्स व्हाई मैंने सेलेक्ट किया था यहाँ से वेवलेंथ को। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन एन ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट इज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक ऑब्जेक्ट है जो ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट है और वो SHM कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। इट्स स्पीड, मैक्सिमम स्पीड अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इट्स, तो बताइए उसकी मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है और ऑसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम स्पीड कहाँ होती है। तो बच्चों दो मिसालों के ज़रिए आप इसको समझ सकते हैं, चाहे आप स्प्रिंग वाले केस को स्टडी करो या पेंडुलम वाले केस को। अगर यहाँ पर है एक स्प्रिंग, ये उसकी मीन पोजीशन है, हम उसको थोड़ा खींच के यहाँ तक ले जाते हैं, ठीक है, तो जब उसे रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, रिलीज़ करने पर ये इस तरफ मूव करेगा और इंतहाई तेज़ी के साथ मूव कर रहा होगा, ठीक है, मूव करते करते यहाँ से गुज़र रहा होगा, फिर बिल्कुल यहाँ पर कोने पर आ जाएगा, अपनी एक्सट्रीम पॉइंट के ऊपर आएगा और एक्सट्रीम पॉइंट पे आके कुछ देर के लिए रुकता है, यहाँ पर इसकी स्पीड 0 हो जाती है और फिर वापस जाता है, फिर तेज़ी के साथ यहाँ पर जाता है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो इधर जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं इधर तो वो रुकता है, कहाँ नहीं रुकता, सेंटर में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से मूव कर रहा होता है। इस पॉइंट को कहते हैं मीन पॉइंट या इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है, और मिनिमम कहाँ होती है, इन दोनों पॉइंट्स पे। ये दोनों पॉइंट्स कौन से कहलाते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स कहलाते हैं। सो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर मिनिमम होती है और मैक्सिमम होती है कहाँ पर, अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पे। दैट्स वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5, इन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम द बॉब एक्सेलरेट्स फ्रॉम इट्स एक्सट्रीम पोजीशन ड्यू टू, एक सिंपल पेंडुलम है, उसके अंदर जो बॉब होता है वो एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है एक्सट्रीम पोजीशन से, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ठीक है जी, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो सिंपल पेंडुलम आपने देखा हुआ है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट होती है, एक फिक्स सपोर्ट होती है, वहाँ से हम एक रस्सी, एक पतले से धागे की मदद से एक ऑब्जेक्ट को लटकाते हैं जिसका कोई भी मास होता है, ये उसकी मीन पोजीशन होती है, ठीक है, ये उसकी मीन पोजीशन है। फिर हम क्या करते हैं, हम उसे थोड़ा सा एक्सटेंड करके किसी एक पॉइंट तक ले आते हैं और यहाँ से ले जाकर रिलीज़ करते हैं। कौन सा पॉइंट है, ये उसका एक्सट्रीम पॉइंट है। अब ये बताइए कौन सी फोर्स होगी जो इसे यहाँ से यहाँ लेकर आती है, रस्सी लेकर आती है, नहीं, अगर रस्सी ले जा रही होती तो रस्सी का काम तो ऊपर की तरफ ले जाना है, नीचे की तरफ बॉडी क्यों आती है, बॉडी ऐसे नीचे की तरफ क्यों आती है, एक फोर्स होती है बच्चों, उस फोर्स को कहते हैं वेट, और वेट नहीं तो आप इसको कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना। तो पेंडुलम अपने एक्सट्रीम पॉइंट से मीन की तरफ आता है, एक्सेलरेट करता है, उसकी स्पीड बढ़ती है, यहाँ पे रुका होता है, नीचे आते आते तेज़ होता है, सिर्फ और सिर्फ अपने वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स के लिहाज से। तो आपने जो है वो ऑप्शन में देखना है, ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट में से जो लिखा होगा वो करेक्ट है, ठीक है। और अगर सवाल में लिखा होता कि बताइए कि मीन पॉइंट से आगे क्यों जाती है, तो याद रखो मीन पॉइंट से आगे जाने का मतलब होता है इनर्शिया की वजह से। भाई पेंडुलम रुकता थोड़ी है यहाँ पे आगे, पेंडुलम तो और आगे की तरफ चला जाता है, तो आगे की तरफ जाने की जो वजह होती है वो बेसिकली इनर्शिया होती है। अगर कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने कि मीन से आगे क्यों जाती है, तो वो जाती है ड्यू टू इट्स इनर्शिया, ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6, अ गर्ल थ्रोज अ स्मॉल स्टोन इन टू अ लेक, एक लड़की जो है वो एक छोटे से पत्थर को लेक में फेंक रही है, झील में फेंक रही है। वेव्स स्प्रेड आउट, तो जाहिर सी बात है जहाँ पत्थर गिरेगा वहाँ से वेव्स स्प्रेड आउट हो जाएंगी। वेयर द स्टोन हिट्स द वाटर, ठीक है,
और फिर क्या होगा कि वो आगे की तरफ ट्रैवल करेंगी, बैंक ऑफ द लेक पर ट्रैवल करेंगी। वो नोटिस करती है कि 10 वेव्स, ठीक है, वेव्स की तादाद पॉन्ड के साइड तक पहुंचती हैं 5 सेकंड में, ठीक है। सो व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स, हमें फ्रीक्वेंसी नोट करनी है। नंबर ऑफ वेव्स गिवन है और टाइम गिवन है, नंबर ऑफ वेव्स और टाइम गिवन है। अभी पता करते हैं। नंबर ऑफ वेव्स कितनी थी, नंबर ऑफ वेव्स हैं 10 वेव्स, ठीक है, और कितनी देर लगी है 5.0 सेकेंड, ठीक है, देर लगी है 5.0 सेकेंड। अब बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, सवाल इसमें क्या रिक्वायरमेंट है फ्रीक्वेंसी का। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड। फ्रीक्वेंसी इज़ द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पर यूनिट टाइम, कि कितनी वाइब्रेशंस होती हैं यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी तादाद का नाम है कि कितनी वेव्स होती हैं पर यूनिट टाइम। तो कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं यहाँ पे, 10 नंबर ऑफ वेव्स हैं, और कितनी देर लग रही है 5.0 सेकेंड लग रहे हैं। तो 10 डिवाइड बाय 5 आप करेंगे, 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़ के बराबर। फ्रीक्वेंसी नोट करनी थी। नंबर ऑफ वेव्स, तो कितनी वेव्स बन रही हैं पर यूनिट टाइम, 2 हर्ट्ज़। दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, अल्ट्रासाउंड हैज़ सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। जो अल्ट्रासाउंड है उसका मेडिसिन और इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज़ होता है। विच वन हैज़ यूज़ ऑफ अल्ट्रासाउंड, इनमें से किसका अल्ट्रासाउंड, मतलब किस में अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है? एब्जॉर्प्शन, ये कोई मेडिसिन की या इंडस्ट्री की चीज़ नहीं है, ठीक है। डिस्पर्जन, इसका मतलब होता है वेव्स का फैल जाना, इसका मतलब होता है वेव्स का एब्जॉर्ब हो जाना। एयर की ह्यूमिडिटी को नापना, जी नहीं, बल्कि जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है बेसिकली प्री नेटाल स्कैनिंग के लिए किया जाता है। आपने देखा भी होगा अक्सर जो है वो लेबॉर्ट्रीज जो होती हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि अल्ट्रासाउंड की सहूलत मौजूद है। तो बेसिकली अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल होता है स्कैनिंग के लिए, जो कि ह्यूमन ऑर्गन्स को स्कैन करते हैं। सो प्री नेटाल स्कैनिंग कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8, द वेव्स दैट हैव मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर टू ट्रीट ट्यूमर्स आर। सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर किस में पाई जाती है इन सब में से, ठीक है। अब मैं आपको इसको याद करने का ना एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो बच्चों एक बड़ा ज़बरदस्त काम कर लो। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को याद कर लोगे ना, उसकी तरतीब को याद कर लोगे, तो सारे के सारे इस किस्म के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना 2 मिनट में आप लोग सॉल्व कर लोगे। क्या है वो पैटर्न, इस पैटर्न को आपने याद रखना है। RMI VUXG, बस ऐसे याद रखो, RMI VUXG, RMI VUXG। इससे आपको पूरा पैटर्न जो है ना याद हो जाएगा, जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका। R से होती हैं रेडियो वेव्स, M से होती हैं माइक्रोवेव्स, I से होती हैं इंफ्रा रेड, V से होती हैं विजिबल, ठीक है, U से होती हैं अल्ट्रावायलेट, X का मतलब हो गया एक्स रेज, और G का मतलब हो गया गैमा रेज, ठीक है ना। तो अगर आप सिर्फ इसको याद करोगे ना RMI VUXG, तो आपको पूरा पैटर्न याद हो जाएगा। अब पैटर्न से ये बात याद रखो कि इस तरफ जो ये पैटर्न जा रहा है ना, ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इस तरफ बढ़ती है, ठीक है, यानी कि इस तरफ कम होती है। और इस तरफ अगर आप जाओगे ना तो ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ है, यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ती है। तो कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेगा ना वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, तो आप फ़ौरन समझ जाओगे अगर आपको ये पैटर्न याद होगा, ठीक है। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था, ये था मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर। याद रखो बच्चों, मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होती है। तो मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर आपको किसकी नज़र आ रही है? गैमा रेस की। गैमा से ज़्यादा किसी की पेनिट्रेशन नहीं होती। अब अगर ऑप्शन में आपको गैमा मिलता है तो ठीक, वरना आप देख लो इनसे कंपेयर करना पड़ेगा। यानी ऐसे समझ लो माइक्रो की पेनिट्रेशन रेडियो से ज़्यादा, एक्सरे की पेनिट्रेशन विजिबल से ज़्यादा, इस तरीके से। सो फिलहाल तो हमें गैमा रे को देखना है। तो गैमा रे का ये लिखा हुआ सी में, तो इसका मतलब ट्यूमर्स का जो ट्रीटमेंट होता है वो गैमा रेस से होता है, क्योंकि वो अच्छा खासा पेनिट्रेट करने की सलाहियत रखती हैं, दाखिल हो जाने की ना बॉडी में, या जो ट्यूमर के सेल्स होते हैं उनमें।
द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर आर, वो कौन से दो फैक्टर्स हैं जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर को अफेक्ट करते हैं? तो बच्चों दो होते हैं और वो आपने याद भी रखने हैं। एक है टेम्परेचर और दूसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। दो चीज़ों पे स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है, बात यह है, उसको भी समझ लो। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है, टेम्परेचर कम करने से स्पीड ऑफ साउंड कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे समझो। दूसरी बात, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है डेंसिटी को। सही है, अभी पैटर्न समझना आप ज़रा ना। ह्यूमिडिटी इफेक्ट करती है डेंसिटी को। अगर हवा में नमी बढ़ जाती है, सही ना, अगर हवा में नमी बढ़ जाती है तो हवा की डेंसिटी कम हो जाती है, हवा हल्की हो जाती है, क्योंकि पानी जो है वो एयर के मॉलिक्यूल से हल्का होता है। ठीक है, तो अगर पानी मिलेगा हवा में तो हवा की डेंसिटी हो जाएगी कम। और याद रखो, जब किसी चीज़ की डेंसिटी कम होती है, एयर की डेंसिटी कम होती है, तो ऑटोमेटिकली स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। यानी समरी अगर आप याद करना चाहें, टेम्परेचर बढ़ाने से स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ने से भी स्पीड ऑफ साउंड बढ़ जाती है। ठीक है, ऐसे याद रखना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10, विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम? इनमें से कौन सी वेव है जो ट्रैवल नहीं कर सकती वेव से, वैक्यूम से? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? इसका बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो वेव जो वैक्यूम से ट्रैवल करती हैं वो कौन सी वेव्स हैं? याद रखो बच्चों, वैक्यूम से ट्रैवल करने वाली वेव्स होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल कर सकती हैं। ठीक है, और जो मैकेनिकल वेव्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, जो ट्रैवल नहीं कर सकती, क्रॉस लगा दिया मैंने, जो ट्रैवल नहीं कर सकती वो कौन सी हैं? वो हैं मैकेनिकल। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर तो ये सारी आ गई, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गैमा। मैकेनिकल कौन कौन सी हो सकती हैं? वाटर वेव्स हो सकती हैं, पानी में बनने वाली वेव्स हो सकती हैं, साउंड वेव्स हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो स्पेशल बात आपने याद रखनी है, मैकेनिकल वेव का एक ऑप्शन है साउंड वेव्स। सो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता थ्रू वैक्यूम, ये सारी कर सकती हैं। इंफ्रारेड कर सकती हैं, माइक्रोवेव्स कर सकती हैं, एक्सरेज कर सकती हैं। कौन नहीं ट्रैवल कर सकती? साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर सकती थ्रू वैक्यूम। ठीक है, इनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 11, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ डायमंड इज़, स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है डायमंड में कितनी होती है। ठीक है, जबकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड वैक्यूम के लिहाज से गिवन है 2.5, तो यहाँ पे आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर 11, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू या ईटा से शो करते हैं। उसमें आप क्या करते हैं, इसमें आप लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, जो स्पीड ऑफ लाइट होती है एयर में, और उसको डिवाइड कराते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो उस मीडियम के अंदर होता है। सो फिलहाल तो डायमंड की बात हो रही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है। ठीक है, कितना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डायमंड का 2.5, ये आ गया 2.5। फिर ये आ गया हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये तो याद करना है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, 3 एक्सपोनेंट 8। और यहाँ पर हमें स्पीड मिल जाएगी डायमंड के अंदर, तो वी डी लिख दिया मैंने, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। सो वी डी बराबर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट 8 डिवाइड बाय 2.5। सो 3 को डिवाइड कराओ 2.5 से, ये आएगा 1.2 और 10 रेज टू दी पावर 8 एज इट इज़ रहेगा। आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। सिर्फ मैंने क्या करा, 3 को डिवाइड करा दिया 2.5 से, तो ये 1.2 आ गया। अब ये वाला ऑप्शन हमें देखना है, 1.2 एक्सपोनेंट 8, 1.2 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन अ लाइट रे एंटर्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स। जब भी लाइट रे एंटर करती है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो वो बेंड हो जाती है नॉर्मल के परपेंडिकुलर, नॉर्मल पैरेलल टू नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है, मैं बताता हूँ आपको। याद रखो बच्चों, जब भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है दो तरीक़ों से होता है। मिसाल के तौर पे ये आ गया हमारे पास रेयर मीडियम, और ये आ गया हमारे पास एक डेंसर मीडियम। ठीक है, सो और ये मैंने बना दी मिसाल के तौर पे नॉर्मल। जब भी लाइट रे, याद रखिए, ट्रैवल करती है रेयर से, ये आ गई रेयर से डेंसर मीडियम में, तो उसे इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए था, बट वो इस रास्ते को फॉलो नहीं करती, वो बेंड हो जाती है टूवर्ड्स नॉर्मल।
जब भी रेयर से डेंसर में जाती है तो थोड़ा सा स्लो हो जाती है, स्लो होती है तो एंगल कम हो जाता है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया रेयर से डेंसर में जाते हुए टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती है। और जब लाइट रे ट्रैवल करती है किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में, डेंसर से रेयरर मीडियम में जाती है, ये आ गए हमारे पास नॉर्मल एंगल नापने के लिए जो बनाते हैं। तो लाइट रे जैसे ही यहाँ से ट्रैवल करती है तो डेंसर से बड़ी मुश्किल से आ रही होती है, इस रास्ते को फॉलो करना चाहिए, बट वो एक्चुअली अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो अब सवाल क्या है, सवाल था लाइट रे एंटर हो रही डेंसर से रेयर में तो बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, डेंसर से रेयर में जाके दूर हो जाती है। द लिस्ट दैट शोज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ। देखो बच्चों, मैंने कहा था बड़ा फ़ायदा देगा अगर आप ये पैटर्न याद कर लोगे। कहाँ गया वो पैटर्न, ये वाला पैटर्न याद कर लोगे तो कह रहे हैं इंक्रीजिंग वेवलेंथ में बताना है बढ़ती हुई वेवलेंथ का पैटर्न किस में सही है। इन ऑप्शन में से आपने देखना है माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गैमा रेज। गैमा रेज की वेवलेंथ तो सबसे कम होती है, गलत हो गई बात। फिर ये आ गया माइक्रोवेव्स, गैमा रेज, एक्स रेज, नहीं ये भी बात गलत हो गई, एक्स रेज की वेवलेंथ भी बहुत कम होती है। एक्स रेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स, बात तो सही है, माइक्रोवेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, पर देखो ये आगे पीछे लिखे हुए सबसे कम वेवलेंथ गैमा की है और उसके बाद एक्स की है, तो गैमा इधर आना चाहिए, एक्स इधर आना चाहिए। तो डी में ऐसे ही लिखा हुआ है, सबसे कम वेवलेंथ गैमा की, उससे ज़्यादा वेवलेंथ एक्स की और उससे ज़्यादा वेवलेंथ माइक्रोवेव्स की। सो ये जो पैटर्न है ये है इंक्रीजिंग वेवलेंथ में, जो कि करेक्ट है। द ऑप्टिकल फिनोमिनन इन विच द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स अकर्स इज कॉल्ड। वो असर, वो फिनोमिना जिसमें वाइट लाइट जो है वो अपने 7 रंगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसे कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जो कि बच्चों आपको मालूम होना चाहिए किसकी वजह से होता है, वो एक्चुअली प्रिज्म की वजह से होता है। 14 में बताएंगे, मल्टीपल चॉइस। अगर एक प्रिज्म होता है तो प्रिज्म में क्या होता है, 2 ट्राइंगुलर वो होती हैं, अपना कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है और 3 रेक्टेंगल्स होते हैं, उनको मिला के एक प्रिज्म बनता है। तो इसकी ख़ास बात यह है कि जैसे ही वाइट लाइट इसमें एंटर होती है तो ये क्या करता है, ये उसे स्प्लिट कर देता है। यहाँ से जो वाइट लाइट है वो स्प्लिट हो जाती है 7 कलर्स में, और ये जो स्प्लिटिंग होना है ये भी पैटर्न आपको याद होना चाहिए। ये जो पैटर्न होता है इसको हम विबग्योर से जाहिर करते हैं, सही ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। और ये जो स्प्लिटिंग है बेसिकली इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट का नाम देते हैं, जो कि मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है जी। द टाइप ऑफ वेव्स दैट आर यूज्ड इन टेलीविजन रिमोट कंट्रोलर्स। टीवी के रिमोट कंट्रोल्स होते हैं, उनमें से कौन सी वेव्स इस्तेमाल होती हैं, यहाँ पर जो लिखी हुई हैं। क्या वो जो वेव इस्तेमाल होती है वो रेडियो वेव्स होती है? रेडियो वेव्स कहाँ इस्तेमाल हो रही है, हमारे सेल फोन्स में इस्तेमाल हो रही है। तो वाली तो नहीं होती, वो तो अलग से एक एलईडी टाइप कुछ लगी हुई होती है। क्या वो विजिबल होती है, क्या वो एलईडी बल्ब जलता है? जी नहीं, वो एलईडी बल्ब नहीं जलता। सो बेसिकली अल्ट्रा वायलेट भी नहीं होती, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ख़तरनाक होती हैं अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन वो है जो सन के थ्रू हमें मिलती हैं, धूप से जो टैनिंग हो जाती है वो अल्ट्रा वायलेट वेव्स की वजह से। तो रिमोट कंट्रोल से इतनी ख़तरनाक वेव्स तो नहीं निकलती बच्चों। टीवी के रिमोट कंट्रोल से इंफ्रारेड वेव्स निकलती हैं, और उनकी पहचान ये है कि उस रिमोट कंट्रोल से निकलने वाली लाइट को आप कभी अपनी आँखों से नहीं देख सकते, लेकिन आप उसको अपने मोबाइल कैमरे के थ्रू देख सकते हैं। मोबाइल कैमरे की तरफ आप रिमोट कंट्रोल करोगे ना, और कैमरे को ऑन करोगे मोबाइल के, और आप जैसे ही प्रेस करोगे ना रिमोट का बटन, आपको फ़ौरन कैमरे के अंदर नज़र आना शुरू हो जाएगा, जो कि जाहिर कर रहा है कि ये इंफ्रारेड वेव्स हैं। नंबर 16, द डिफेक्ट इन विच द इमेज इज़ फॉर्म्ड बियॉन्ड द रेटिना। वो कौन सा डिफेक्ट होता है जिसमें जो इमेज होता है वो रेटिना के बियॉन्ड बनता है, बाद में बनता है। ठीक है, और बाद में बनने का मतलब जो आई बॉल का साइज़ है वो छोटा हो जाता है ना। बियॉन्ड बनने का मतलब तो यही हो गया ना भाई। ऐसा हो रहा है कि ये मिसाल के तौर पे हमारी आई बॉल है, ठीक है, ये आ गया लेंस, कॉन्वेक्स लेंस हमारी आँख का। तो लाइट रेज क्या हो रही हैं, लाइट रेज यहाँ से जा रही हैं और यहाँ से जाकर बियॉन्ड द रेटिना जो है वो कन्वर्ज हो रही हैं, क्योंकि हमारे आई बॉल का साइज़ एक्चुअल साइज़ से क्या हो गया है, स्मॉलर हो गया है। तो अब सवाल क्या था, सवाल ये है कि बताइए कि वो कौन सा डिफेक्ट होता है। तो बच्चों इसमें आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है, और याद रखना आई बॉल का साइज़ छोटा होने का क्या मतलब है। अगर मैं चाहता हूँ कि सही जगह पर आ जाए, इसको किससे ट्रीट करते हैं, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक
कॉन्वेक्स लेंस। एक कॉन्वेक्स लेंस को इस्तेमाल करते हैं, फिर वो कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, लाइट रेस को रेटिना पर जमा कर देता है, कन्वर्ज कर देता है, ठीक है। और ऐसा होता है आई बॉल के साइज़ के छोटे होने की वजह से। और याद रखो, जब आई बॉल का साइज़ छोटा हो जाता है तो इंसान को करीब का क्लियर नज़र नहीं आता, सही है। यानी कि उसकी जो बीमारी होती है, जो डिफेक्ट होता है, उसे कहते हैं लॉन्ग साइडनेस, सही है। अगर आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है एक्चुअल साइज़ से तो शॉर्ट साइडनेस होती है, और जब स्मॉलर हो जाता है तो करीब की नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी कि उसे कहते हैं लॉन्ग साइडनेस। करीब की नज़र कमज़ोर होने को कहते हैं लॉन्ग साइडनेस, ठीक है। और शॉर्ट साइडनेस में क्योंकि आई बॉल का साइज़ बड़ा हो जाता है तो इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, जो कि ग्रोइंग एज के अंदर होता है आमतौर पे। नंबर 17, इफ़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स इज F न्यूटन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में, वो F न्यूटन है। तो बताइए क्या होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स एट द सेम डिस्टेंस। ठीक है जी, तो क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर 17, बात हो रही है कूलम्स लॉ की। फोर्स दो चार्जेस के दरमियान की, इसका फार्मूला होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R कहते हैं डिस्टेंस को, ठीक है। तो डिस्टेंस पे तो डिपेंड करता है, बट क्वेश्चन में कह रहे हैं डिस्टेंस सेम है। K होता है कूलम्स कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट है। इसका मतलब फोर्स सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे। अगर इन चार्जेस का प्रोडक्ट ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, प्रोडक्ट कम तो फोर्स कम। अब याद रखना बच्चों, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर उतना ही चार्ज पाया जाता है प्रोटॉन पे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज तो बराबर है। जब चार्ज बराबर है तो इसका मतलब फोर्स भी बराबर होगी। याद रखना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में सिर्फ मास का फ़र्क है, चार्ज तो इक्वल है। तो इसका मतलब अगर वो वाली फोर्स F के बराबर थी इलेक्ट्रॉन के बराबर, इलेक्ट्रॉन के दरमियान में, तो प्रोटॉन के दरमियान की फोर्स भी एक्चुअली बराबर होगी F के। नो डिफरेंस एट ऑल, बिकॉज दोनों पर चार्ज इक्वल होता है। 18, इन द नॉर्मल ह्यूमन आई द इमेज इज़ फॉर्म्ड। जो नॉर्मल ह्यूमन आई होती है, बिल्कुल सही आँख, उसमें इमेज कहाँ बनता है, अभी मैंने आपको समझाया, वो बनता है ऑन द रेटिना, सही है। और अगर लेंस और रेटिना के दरमियान में बन जाता है, ये डी वाला जो ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब शॉर्ट साइडनेस है। और अगर बिहाइंड द रेटिना बनता है तो इसका मतलब है लॉन्ग साइडनेस है। तो एक ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर देखो कितने कॉन्सेप्ट निकल कर आते हैं। 9, अ मैग्नीफाइंग ग्लास फॉर्म्स एन इनलार्ज। जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो एक इनलार्ज इमेज तो बनाता है, बट वो क्या होता है, रियल होता है, अपराइट होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, वर्चुअल और अपराइट होता है, या वर्चुअल और इन्वर्टेड होता है। बात हो रही है मैग्नीफाइंग ग्लास की। मैग्नीफाइंग ग्लास से बनने वाला इमेज जो है वो वर्चुअल तो होता ही है, साथ साथ सीधा भी होता है, इनलार्ज भी होता है। उसके रीज़न बड़ा सिंपल सा होता है कि जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है ना भाई, जब भी कोई ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्वेक्स लेंस के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाता है, उसके फोकस के अंदर आता है, लेट्स से इसका फोकस इतना है और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ कहीं पर आ गया, तो नतीजे में क्या होता है, नतीजे में एक रे ऑफ लाइट सीधी जाती है, सीधी जाके फोकस से पास होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, दूसरी रे पास होती है ऑप्टिकल सेंटर से, अपने रास्ते को चेंज नहीं करती। हमें क्लियरली नज़र आ रहा है ये रेज़ आगे जाते जाते एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पीछे की तरफ बनाएंगे इस तरीके से, जहाँ पे मिलेंगी वहाँ पर एक सीधा इमेज बनेगा। तो इसका मतलब ये इमेज इनलार्ज तो है, सीधा भी है और सेम साइड ऑफ द लेंस पे बन रहा है, तो इसका मतलब वर्चुअल भी है। तो अपराइट एंड वर्चुअल इज़ द करेक्ट आंसर जो मैंने सेलेक्ट किया है। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल वेल। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं कम से हाई पोटेंशियल की तरफ, तो इसका मतलब वो एनर्जी को गेन कर रहे हैं। बच्चों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट, ऐसे याद रखा करो ना, मैं समझाता हूँ इसको ग्रेविटी के लिहाज से, कि जब भी कोई बॉल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है कि कम होती है, हाइट बढ़ती चली जा रही है तो ऊपर जाते जाते एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। तो इसका मतलब जब भी लो से हाई की तरफ कोई भी चीज़ जाएगी ना तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो या कोई भी बॉडी हो। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि लो टू हाई एनर्जी गेन होती है। 21, टू इल्यूमिनेट इन एक्सेसिबल प्लेसेस इन टूथ डेंटिस्ट यूज। डेंटिस्ट जो है
जब जाहिर सी बात है उनका ताल्लुक़ होता है हमारे दांतों से, तो जब भी उनको कुछ सर्जरी करनी होती है, इलाज करना होता है, देखना होता है, ऑब्ज़र्व करना होता है, तो वहाँ पे लाइट तो पहुँच नहीं रही होती मुंह के अंदर, तो वहाँ पे लाइट को पहुँचाने के लिए वो इस्तेमाल करते हैं एक ख़ास किस्म के मिरर का, जो मिरर क्या करता है, लाइट को उस जगह तक पहुँचाता है, हमारे मुंह में पहुँचाता है, और वो काम करता है हमारे पास कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर क्या करता है, रेस को एक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज करता है, तो बड़ी आसानी हो जाती है इससे लाइट को हमारे दांतों में ले जाने के लिए, मुंह के अंदर ले जाने के लिए। ठीक है जी। नंबर 22, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस। 2 यूनिट पॉजिटिव चार्जेस हैं, यूनिट का मतलब होता है 1 कूलम के। व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज़ 1 मीटर, उनके दरमियान का फासला 1 मीटर है। अब सवाल क्या है, सवाल ये कि उनके दरमियान में फ़ोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। दोनों चार्जेस भी एक कूलम के हैं और दोनों के दरमियान का डिस्टेंस भी 1 मीटर के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 22, वैसे फॉर्मूला होता है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि जो दोनों चार्जेस हैं, चाहे आप Q1 बोलो या आप उसको Q2 बोलो, एक्चुअली वो बराबर है 1 कूलम के, क्योंकि उन्होंने बोला यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और उनके दरमियान का डिस्टेंस भी 1 मीटर के बराबर है। तो इस इक्वेशन में अगर वैल्यूज़ पुट करता हूँ तो F बराबर आएगा के 1 इंटू 1 और डिवाइड में आ रहा है 1 का स्क्वायर। सो 1 वैल्यू लिख भी लो, सब कुछ 1 के बराबर है, तो एक्चुअली यहाँ पे बच जाएगा के। तो यूनिट पॉजिटिव चार्जेस जब एक दूसरे से 1 मीटर के फासले पर होते हैं तो उनके दरमियान की जो फोर्स है वो के बराबर होती है। एंड व्हाट इज़ के होता है कूलम्स कांस्टेंट। सो करेक्ट आंसर है कूलम्स कांस्टेंट। 23, द वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड, ये सिंपल सी डेफिनेशन है बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो कि उस चार्ज के ऊपर किया जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने के लिए, उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी ऑफ ओम्स लॉ इज दैट द टेम्परेचर शुड रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, टेम्परेचर का कांस्टेंट रहना ज़रूरी है ओम्स लॉ के सही होने के लिए। वजह यह है कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है, और रेजिस्टेंस चेंज होती है तो ओम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, से करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए वोल्टेज के, ये बात भी सही है। रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर वाउंड टाइप, वायर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए, वायर वाउंड टाइप होनी चाहिए, क्योंकि वो कांस्टेंट रहती है, इस वजह से ये वाली इस्तेमाल कर रहे हैं। तो तीनों बातें सही हैं, इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव। अगर ओम्स लॉ सही है मतलब वैलिड रखना है तो हम ये कहेंगे कि करंट प्रोपोर्शनल होना चाहिए वोल्टेज के, और रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहनी चाहिए। और कांस्टेंट रहने के लिए दो शर्तें हैं कि आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें और रेजिस्टेंस वायर वाउंड टाइप की इस्तेमाल करें, जो कि कांस्टेंट रहती है, वक्त के लिहाज से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती या कम नहीं होती, इस वजह से ये वाली यूज़ करते हैं। द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इंक्रीजेस व्हेन दे कनेक्ट इन, जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर्स की वो इंक्रीज़ हो जाती है जब उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, तो अभी आपको बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखो, व्हेन कैपेसिटर्स आर इन सीरीज़, कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, रेजिस्टर्स की बात नहीं कर रहा। रेजिस्टर्स में उल्टा हिसाब होता है, याद रखो। सीरीज़ का जो फॉर्मूला है कैपेसिटर्स का वो होता है 1/C बराबर होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 और जितने भी होंगे एज इट इज़। पैरेलल का फार्मूला होता है C इज़ इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। इसका मतलब पैरेलल के अंदर जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज़ होती है। क्यों इंक्रीज़ हो जाती है? क्योंकि सीधा सीधा ऐड हो रहे हैं तो टोटल आंसर ज़्यादा आएगा। यहाँ पे रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं, आंसर हमेशा कम होता है। अब सवाल जो भी हो, इंक्रीज़ का हो तो फिर आपने ऑप्शन देखना है, डिक्रीज़ का हो तो ऑप्शन देखना है। फ़िलहाल सवाल क्या है, इंक्रीज़ कब होती है? तो याद रखो जब उनको जोड़ा जाता है पैरेलल। कैपेसिटेंस पैरेलल में ज़्यादा होती है, सीरीज़ में ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक है। 26, दो कैपेसिटर्स हैं 8 माइक्रोफैराड के, जिनको सीरीज़ में जोड़ा गया है, तो बताइए उनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। 8 माइक्रोफैराड के दो कैपेसिटर्स हैं जिन्हें हम जोड़ रहे हैं सीरीज़ में। दो कैपेसिटर्स हैं 8 माइक्रोफैराड के, सीरीज़ में जोड़ रहे हैं, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है।
सिंपल ये वाला फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 26, 1/c बराबर आएगा 1/c1 प्लस 1/c2, 2 है ना, ये भी 8 है और ये भी 8 है। एलसीएम लो, दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 आएगा एलसीएम और ऊपर आ जाएगा 1 + 1। 1 + 1 कितना होता है 2 डिवाइडेड बाय 8। रेसिप्रोकल कर लो, इसका रेसिप्रोकल करोगे c ऊपर चला जाएगा 1 नीचे आ जाएगा, जिसे हम लिखें ना लिखें एक ही बात है। और यहाँ पर होता है 8/2। सो 2 1s are 2, 2 4s are 8, इसको हम c लिख सकते हैं 4 माइक्रोफैराड। अगर 8 माइक्रोफैराड के 2 कैपेसिटर्स हैं और उनको हमने सीरीज़ में जोड़ा है तो इसका मतलब ये है कि टोटल आंसर आएगा 4 माइक्रोफैराड के बराबर। 27, द टर्न रेशोज ऑफ ट्रांसफार्मर इज 10। जो रेशो है ट्रांसफार्मर के टर्न्स का वो 10 के बराबर है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि सेकेंडरी का करंट प्राइमरी के 10 गुना होगा, या नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी के सेकेंडरी के 10 गुना होंगे, या नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी के प्राइमरी के 10 गुना होंगे, या वोल्टेज जो है सेकेंडरी का प्राइमरी के 10 गुना होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला समझो। देखो जो सिंपल सा फॉर्मूला है कौन सा था ये 27, ठीक है, ये आप पहले इसको समझो। देखो जो जनरल फार्मूला है उसका मतलब ये है कि जो ES/EP है या वोल्टेज VS/VP वो हमेशा बराबर होता है NS/NP के। अब ये कह रहे हैं NS/NP का रेशो जो है वो 10 है, यानी कि NS/NP का जो रेशो है बेसिकली वो बराबर है 10 के। तो अब क्या होगा, एक फार्मूला बन सकता है कि NS बराबर आएगा, ये NP इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, NS बराबर होगा 10 NP के। ये बात करेक्ट है, NS बराबर होगा 10 NP के, ये बात करेक्ट है। 28, द प्रेजेंस ऑफ डाइइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। देखो अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में हम कोई इंसुलेटर एंटर कर देते हैं, कोई डाइइलेक्ट्रिक एंटर कर देते हैं, तो नतीजे में जो कैपेसिटेंस होती है कैपेसिटर की वो बढ़ जाती है। इसको सिंपल तरीके से याद रखो, अगर कम हो रही होती तो हम भरते ही क्यों, खुद बताओ भाई। कंपनियां पागल तो नहीं है ना कि वो कैपेसिटर्स बना के बेच रही हैं और उसके अंदर डाइइलेक्ट्रिक भर के बेच रही हैं। वो सिर्फ इस वजह से भर के बेचती हैं कि जो कैपेसिटेंस होती है वो बढ़ जाती है डाइइलेक्ट्रिक को फिल करने से, वरना हम कभी भी डाइइलेक्ट्रिक को फिल करें ही नहीं। तो एक लॉजिकल आंसर है इसका याद रखने के लिए, और बाकी लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है पूरा, उसको जाके देख सकते हो। 29, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन। जो कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, लेंथ पर डिपेंड करती है। लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज़्यादा होती है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तार की मोटाई पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करती है, जी हाँ करती है। जितना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगी। लेंथ ज़्यादा रेजिस्टेंस ज़्यादा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम, एरिया ज़्यादा रेजिस्टेंस कम, एरिया कम रेजिस्टेंस ज़्यादा। रेजिस्टिविटी मटेरियल पे तो डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी मटेरियल है, और रेजिस्टेंस मटेरियल पे तो डिपेंड करती है। नहीं डिपेंड करती तो एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती, वो है डेंसिटी। डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, बाकी सब फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। क्वेश्चन नंबर 30, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एट द करंट इंक्रीजेज, नहीं ऐसा नहीं है। रेजिस्टेंस डिक्रीजेज एट द करंट इंक्रीजेज, नहीं ऐसा भी नहीं। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज एज द वोल्टेज इंक्रीजेज, नहीं। ओम्स लॉ ताल्लुक है वोल्टेज और करंट का। वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा, वोल्टेज कम करोगे करंट कम हो जाएगा। सो डी इज द करेक्ट आंसर, करंट इंक्रीजेज एज द वोल्टेज इंक्रीजेज। क्वेश्चन नंबर 31, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड बाय। कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कैसे डिटेक्ट करते हैं, किसी छोटे से मास को रख के। मैग्नेटिक फील्ड का क्या मास पे कोई फ़र्क पड़ता है, जी नहीं। स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज, कोई चार्ज रख दें, चार्ज को वो अट्रैक्ट या रिपेल करें, नहीं वो ऐसी भी नहीं करती। स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैग्नेटिक कंपास ही वो चीज़ होती है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करते हैं, चाहे आप उसे मैग्नेट के करीब रखें या आप उसे जो है वो किसी करंट कैरिंग वायर के करीब रखें। क्वेश्चन नंबर 32, द स्टेप अप ट्रांसफार्मर। एक ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो इंक्रीजेज द इनपुट करंट, वो इनपुट करंट को बढ़ाता है। इंक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज, वो इनपुट वोल्टेज को बढ़ाता है।
हैज़ मोर टर्न्स इन प्राइमरी, यानी कि जो प्राइमरी कॉइल होता है उसके अंदर उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, या हैज़ लेस टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अब देखिए यहाँ पर ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात की जा रही है। अगर आपको ट्रांसफार्मर की वर्किंग पता है ना तो बाकी बातें क्लियर हो जाएंगी। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर है? अगर बात हो रही है स्टेप अप ट्रांसफार्मर की, तो स्टेप अप की ख़ास बात यह है कि इसका जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है उसके इनपुट वोल्टेज के साथ। सही, आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा होता है, यानी कि जो वोल्टेज होता है सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होता है वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल के लिहाज से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वोल्टेज को बढ़ाना, यानी इनपुट में कम होता है आउटपुट में ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो क्या ये करंट को बढ़ाता है? नहीं। ईएमएफ को बढ़ाता है। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में ज़्यादा होते हैं? नहीं। याद रखना है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में ज़्यादा होते हैं। लेस टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल, नहीं, ये बात भी गलत हो गई। सी भी गलत, डी भी गलत, इनपुट करंट भी गलत। एक्चुअली ये इनपुट वोल्टेज को बढ़ाने का काम करता है और बढ़ाकर उसको ज़्यादा कर देता है, तभी इसे कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। चाहिए ना, स्टेप अप कहने का मकसद यही होता है। 33 टू रेजिस्टेंसेज ऑफ 6 ओम एंड 12 ओम। दो रेजिस्टेंसेज हैं 6 ओम की और 12 ओम की, जिनको कनेक्ट किया गया है पैरेलल। ठीक है, पैरेलल जुड़ा हुआ है। इस मरतबा कैपेसिटर्स नहीं है, रेजिस्टर्स हैं। देयर नेट रेजिस्टेंस इज, तो हमें पता करना है कि उसकी नेट रेजिस्टेंस कितनी होगी। एक 6 ओम का है और एक 12 ओम का है। 6 ओम एंड 12 ओम। अब अगर रेजिस्टर्स कनेक्ट होते हैं, सिंस resistors are connected in parallel, ठीक है, पैरेलल में जुड़े हुए थे ना, रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल का एक डिफरेंट फार्मूला, एक 6 वाला है, एक 12 वाला है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। याद रखना ये फार्मूला है पैरेलल का। और अगर सवाल सीरीज़ का आएगा ना तो सीरीज़ में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं सारे के सारे रेजिस्टर्स को। तो फार्मूला बनेगा, एक है 6 और एक है 12। तो आप एलसीएम लेंगे, 6 और 12 का एलसीएम आना चाहिए 12, और ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, इधर आएगा 2 + 1। 2 + 1 कितना हो गया? 2 + 1 बराबर हो गया 3/12। सो 1/r बराबर है 3/12 के। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा तो r बराबर आ जाएगा सीधा सीधा 12/3 के। इधर का रेसिप्रोकल तो इधर का भी रेसिप्रोकल हो गया। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 ओम्स के बराबर। सो करेक्ट आंसर है 4 ओम्स। अगर 6 और 12 ओम की रेजिस्टर्स जो है वो पैरेलल जुड़ी हुई है तो नेट रेजिस्टेंस 4 होगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक। याद रखिए वो प्रॉपर्टी जो कि करंट के फ्लो को रोकने का काम करती है उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटेंस का मतलब होता है चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नाम की तो हमने कोई चीज़ पढ़ी नहीं है। एक्चुअली रेजिस्टेंस का मतलब ही होता है करंट को रोकना। ठीक है ना? अच्छा, द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है? बच्चों ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पूछी है, यहाँ पे पूछी है मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है। अच्छा, अगर स्टेशनरी पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। अगर स्टेशनरी नेगेटिव चार्ज होता है तो वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। यानी कि बोथ बी एंड सी वाली बात तो वैसे ही गलत हो गई, क्योंकि बी भी गलत है, सी भी गलत है। याद रखिए मैग्नेटिक फील्ड दो तरीक़ों से प्रोड्यूस होती है। एक तो अगर किसी तार में से करंट पास हो रहा होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, नंबर एक। और दूसरी बात, जो परमानेंट मैग्नेट होता है उसके ज़रिए प्रोड्यूस हो जाती है। दो ही तरीके पढ़े हम लोगों ने। सो दिस टाइम करेक्ट आंसर इज करंट कैरिंग वायर। अच्छा जी, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन और गेट, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट, इन सब के बूलियन एक्सप्रेशंस होते हैं। सो और गेट क्या करता है? बेसिकली और गेट जो इनपुट्स होते हैं उनको बिल्कुल प्लस करने का काम करता है, जैसे कि वो प्लस हो रहे होते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर होता है A + B। अगर मैं इसका आपको ट्रुथ टेबल थोड़ा सा रिवाइज करवाऊँ ना तो आप बात को थोड़ा सा समझ जाओगे। इसका ट्रुथ टेबल अगर मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको, कौन सा क्वेश्चन था? ये था 36। और गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है ना, ऐसा होता है। देखो, इनपुट्स दो होते हैं इसके अंदर, ठीक है, और एक ही आउटपुट होता है।
आउटपुट को हम जाहिर कर देते हैं x से और इनपुट को हम जाहिर कर देंगे a और b से, ठीक है ना, ये है। अब इनपुट्स क्या क्या हो सकते हैं? इनपुट्स हो सकते हैं दोनों 0 हो सकते हैं, 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है, 1 1 हो सकता है। तो याद रखो जो आउटपुट है वो डिसाइड हो जाता है a को b से प्लस करके। सो 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 और 1 + 1 एक्चुअली ये भी क्या हो जाता है, ये भी हो जाता है बराबर 1 के। तो देख लो जो बूलियन एक्सप्रेशन है ना और गेट के लिए वो एक्चुअली प्लस वाला होता है और गेट के लिए, और अगर एंड गेट होता तो वो a इंटू बी वाला होता, a मल्टीप्लाई बाय b वाला होता। 37. If the current in a wire which is placed perpendicular to the magnetic field increases, the net force on the wire, एक वायर है जिसमें से करंट पास हो रहा है और वो परपेंडिकुलरली रखा हुआ है किसी मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, और करंट को जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है, करंट बढ़ रहा है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ कॉइल है, तो बताइए फोर्स क्या हो जाएगी बच्चों? फोर्स भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? सिंपल सी बात ये कि फॉर्मूला आपने याद करना है फोर्स का, कि करंट बढ़ेगा तो फोर्स पे क्या असर पड़ेगा। फॉर्मूला है 37, वैसे फॉर्मूला होता है F = BIL sin थीटा, बट इन्होंने बोला है परपेंडिकुलर रखा हुआ है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्रीज, तार जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री पे रखा हुआ है। तो हम लिख देते हैं F = BIL sin 90, और अगर आप वैल्यू याद करें sin 90 बराबर होता है 1 के, तो फोर्स बराबर आती है सिर्फ BIL के। अब सवाल ये था कि अगर करंट को बढ़ा दें तो फार्मूला बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगी, सही ना। मतलब समझ लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो कंडक्टर है तार है जिसमें से करंट पास हो रहा है वो इसके परपेंडिकुलर रखा हुआ है, इस तरीके से करंट पास हो रहा है लेट से। तो अगर करंट बढ़ेगा तो याद रखना बच्चों फोर्स भी बढ़ जाएगी। द स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अच्छा ये रिपीट हो गया, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसको ऐसा कर लो कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो उससे भी बात क्लियर हो सकती है। तो अगर यही सवाल थोड़ा सा मैं चेंज कर दूं आप लोगों के लिए ताकि बात थोड़ी सी क्लियर हो जाए, इसको कर लो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है ना, ये स्टेप डाउन है। तो अगर ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है तो फिर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये हो जाएगा डिक्रीजेस। ये जो वर्ड है ये चेंज होके बन जाएगा डिक्रीजेस, क्योंकि ये डिक्रीज़ करेगा इनपुट वोल्टेज को। जैसे मैंने आपको स्टेप अप को समझाया था, स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना, तो स्टेप डाउन का मतलब हो जाएगा वोल्टेज को कम करना। और इस केस के अंदर जब आप आंसर देंगे ना तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास डिक्रीजेज द इनपुट वोल्टेज। ठीक है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने एक स्टेप अप का भी रखना था, एक स्टेप डाउन का भी रखना था। अच्छा जी, 39, द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी डिटेक्टेड, या कैन बी डिटेक्टेड बाय समथिंग हो सकता है क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फोटोन की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं? नहीं, फोटोन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, कि वो बेंड नहीं होता। न्यूट्रॉन में भी कोई चार्ज नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का उसके ऊपर कोई भी डिटेक्शन नहीं हो सकता। प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन पे चार्ज तो होता है पर वो बहुत मैसिव पार्टिकल है, इतना मैसिव पार्टिकल है कि अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास भी होता है तो उसके रास्ते पे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, तो उससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट नहीं करते। याद रखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिटेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाता है। जब भी आप इलेक्ट्रॉन को मूव करवाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड से तो ये उसके पॉजिटिव की तरफ बेंड हो जाएगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS? इसमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का? हार्डवेयर, यस, हार्डवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ द कंपोनेंट। सॉफ्टवेयर भी, हार्डवेयर इज़ द मशीनरी, सॉफ्टवेयर जो प्रोग्रामिंग है, कमांड्स हैं, पीपल जो कि यूज़ करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी याद रखना बच्चों, वो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है, इस्तेमाल होती है बट इट इज़ नॉट द कंपोनेंट। 41, इफ़ इनपुट ऑफ अ नॉट गेट इज़ 1, एक नॉट गेट है जिसका इनपुट 1 के बराबर है, देन इट्स आउटपुट इज़, तो उसका आउटपुट क्या होगा? नॉट गेट को बच्चों पता है क्या कहते हैं? नॉट गेट का दूसरा नाम होता है इन्वर्टर। ये क्या करता है? ये इन्वर्ट कर देता है सिग्नल को। अगर इनपुट लो होता है तो ये उसको हाई कर देता है, अगर इनपुट हाई होता है तो ये उसे लो कर देता है। अब 1 का मतलब होता है हाई, ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? लो, और लो होता है 0 के बराबर। तो अगर इनपुट 1 होता है
तो ऑटोमेटिकली आउटपुट 0 के बराबर हो जाता है नॉट गेट का। नॉट गेट इन्वर्टर है, इससे आप याद रखिएगा, वो इन्वर्ट कर देता है इनपुट सिग्नल्स को। अच्छा जी, इफ़ एन एलिमेंट बी हैज़ 5 प्रोटॉन्स, कोई भी एक एलिमेंट है जो कि बी है, उसमें 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, सो व्हाट विल बी द सिंबल ऑफ एलिमेंट बी। एलिमेंट बी का सिंबल क्या होगा? 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। इधर बताता हूँ, देखो ये आ गया। नीचे हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सही ना, यहाँ पे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं। ये कह रहे हैं 5 प्रोटॉन है तो इसका मतलब 5 आना चाहिए, सही है ना। और क्या कह रहे हैं, कोई भी एलिमेंट अगर लिखते हैं तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर आता है, यहाँ पे एटॉमिक मास आता है। एटॉमिक मास कैसे हासिल करते हैं? प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन की तादाद को ऐड करते हैं। ये कह रहे हैं 5 प्रोटॉन है और कितने, 6 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन, तो 5 + 6 कितना होना चाहिए? 11 होना चाहिए। तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर की जगह 5 आएगा और एटॉमिक मास की जगह पे 11 आएगा। सो करेक्ट सिंबल बनेगा 5, बी सिंबल है उसका एलिमेंट का, और 11 आना चाहिए, 5B11, ये हो जाएगा 5B11, दिस वन, ये इसका करेक्ट सिंबल हो गया। 43, द बूलियन एक्सप्रेशन ऑफ एन एंड गेट, जैसा मैंने आपको बताया था, और गेट ऐड करने का काम करता है, एंड गेट जो है वो मल्टीप्लाई करने का काम करता है। तो जो करेक्ट बूलियन एक्सप्रेशन होता है एंड गेट के लिए वो हम इस्तेमाल करते हैं A.B के बराबर, दोनों मल्टीप्लाई होते हैं बेसिकली। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्रोसीजर्स इन CBIS? याद है ना, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोसीजर्स जो कि उसका एक कंपोनेंट है, उसका क्या रोल होता है? दे डिफाइन द रूल्स एंड इंस्ट्रक्शन फॉर यूजिंग एंड मैनेजिंग द सिस्टम। दे स्टोर एंड प्रोसेस डाटा, वो स्टोर करते हैं, प्रोसेस करते हैं। दे प्रोवाइड द फिजिकल कंपोनेंट। दे इंक्लूड कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल हार्डवेयर ऑपरेशन। देखो बच्चों, ये जो प्रोसीजर्स होते हैं वही रूल्स बनाते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करना है। तो बेसिकली जो रोल है प्रोसीजर्स का CBI में, वो डिफ़ाइन करते हैं रूल को और इंस्ट्रक्शन बताते हैं कि कैसे मैनेज करना है। जबकि जो बाकी के काम हैं, हार्डवेयर का डिफरेंट काम होता है, सॉफ्टवेयर का डिफरेंट होता है, पीपल का डिफरेंट होता है, बट रूल्स जो है वो प्रोसीजर्स के ज़रिए डिफ़ाइन किए जाते हैं। 45, व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ कम्युनिकेशन सिस्टम? किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या होता है? प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा, डेटा को स्टोर करने को फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन के ट्रांसफ़र करने को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट के ज़रिए होता है। या कन्वर्ट करते हैं साउंड को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में, या एम्पलीफाई करते हैं वीक सिग्नल्स को। तो देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके पॉसिबल होता है। नाम से जाहिर है, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। विच कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग द इनपुट सिग्नल? इनपुट सिग्नल को आगे बढ़ाना, ठीक है, जो काम करता है बढ़ाने का, आगे ट्रांसफ़र करने का, ट्रांसमिट करने का, वो ट्रांसमीटर करते हैं। उसके बाद ट्रांसमिशन चैनल इस्तेमाल होता है, और जब सिग्नल्स को रिसीव करना होता है तो वो काम रिसीवर करता है। तो सवाल यहाँ पर था इनपुट सिग्नल्स के हवाले से, तो वो ट्रांसमीटर करेगा। द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन प्रोटियम, प्रोटियम जो कि हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है, इसमें न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? तो पहले आंसर बताएंगे फिर रीज़न बताएंगे। करेक्ट आंसर है कोई प्रोटॉन नहीं होते। क्यों नहीं होते मैं बताता हूँ। जो ये 47 था, जो तीनों आइसोटोप हैं, पहला आइसोटोप जो है प्रोटियम, ये होता है H11, इसमें एक प्रोटॉन होता है और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, सही ना। ये एटॉमिक नंबर आ गया, एटॉमिक मास। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट होते हैं? A-Z करके, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। इसके अलावा अगर यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन न्यूट्रॉन के लिए आता है तो 1 2 हो जाएगा। 1 2 का मतलब प्रोटॉन तो एक है, न्यूट्रॉन कितने आ गए? 2 - 1, तो इसमें एक न्यूट्रॉन होता है। यही सवाल अगर ड्यूट्रियम भी कहते हैं इसको, ड्यूट्रॉन को ना, और ये आ गया ट्राइट्रियम के लिए या ट्राइटॉन के लिए, तो ये होता है H13, और इसके अंदर न्यूट्रॉन 2 पाए जाते हैं। तो सवाल क्योंकि प्रोटियम का था, याद रखो बच्चों, प्रोटियम को प्रोटॉन भी कहते हैं, और इस वजह से कहते हैं कि उसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। तो एक आसान तरीका है याद रखने का। 48, इन एन एटम, किसी भी एटम के अंदर द न्यूक्लियस व्हेन कंपेयर टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इज,
देखो किसी भी एटम के अगर न्यूक्लियस को मैं कंपेयर करता हूँ उसके एक्सटर्नल न्यूक्लियर पार्ट से, मोर सिग्निफिकेंट इन वॉल्यूम एंड हैवियर इन मास, वो बहुत जगह घेरता है और भारी भी होता है, पहला ऑप्शन। स्मॉलर इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कम होता है बट बहुत भारी होता है। मोर सिग्निफिकेंट इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, मास में कम होता है। स्मॉलर इन वॉल्यूम और लाइटर इन मास, ठीक है, कि दोनों में कम होता है। तो याद रखो बच्चों, न्यूक्लियस जो है वो एटम का सेंट्रल पार्ट होता है, होता तो बहुत छोटा है पर होता बहुत भारी है, बल्कि हम कह सकते हैं कि सारा का सारा जो मास होता है एटम का वो वहीं पाया जाता है। तो इस वजह से ये स्मॉलर होता है इन वॉल्यूम बट काफ़ी हैवियर होता है इन मास। 49, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का क्या काम होता है? मैनेज करना लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, जो कि स्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, क्रिएट करना, एडिट करना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। जितने भी वर्ड के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स, बेसिकली उसमें हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, टाइपिंग करते हैं, CV, लेटर, ये सब चीज़ें जो है बनाई जाती हैं, नोट्स बनाए जाते हैं, ये सब इसमें होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डेटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर? डेटा मैनेजिंग सॉफ्टवेयर जो है जिसमें मैनेजमेंट की जाती है डेटा की, वो कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। एडोब फोटोशॉप, एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी वर्ड से रिलेटेड है, उसके अंदर कैलकुलेशंस की जाती हैं। माई एसक्यूएल जो है ये बेसिकली एक एग्जाम्पल है डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की, और इसी वजह से मैं बच्चों को बताता हूँ कि एक एक एग्जाम्पल आप हर एक की अपने पास लिख के रखा करें जब भी आप इसका आंसर लिखेंगे ना। और वैसे भी ये रिड्यूस मतलब वो टॉपिक है जो कि इंक्लूड है, तो इसकी तैयारी करनी है आपने, ठीक है। H12 एंड H13R, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये दोनों हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। तो देख लो, एटॉमिक नंबर 11 है, एटॉमिक मास डिफरेंट है, दे आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। कंसिडर द स्पीशीज़, दो स्पीशीज़ हैं, क्लोरीन है 1735 और दूसरा क्लोरीन है 17 और 37। दीज स्पीशीज़ हैव, क्या ख़ास बात है? एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं। न्यूक्लियॉन कहते हैं कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस में पाई जाती है ना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कहते हैं। क्या दोनों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर है? नहीं, बराबर नहीं है, कुछ देखो अलग नज़र आ रहा है। एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाँ प्रोटॉन दोनों में बराबर हैं, इसमें भी 17 हैं, इसमें भी 17 हैं, तो हम कह सकते हैं कि दे हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बाकी क्यों गलत हो गए? एग्जैक्ट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हैं, एक में न्यूट्रॉन ज़्यादा है, एक में न्यूट्रॉन कम है, और मास नंबर भी डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर भी ही होना चाहिए। 53, इन डेटा मैनेजमेंट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? मैनेजमेंट में डेटा को जब मैनेज करते हैं तो उसमें ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इनका क्या काम होता है? स्टोर करना, ऑर्गेनाइज करना डेटा को एफिशिएंटली, सही जवाब। जबकि क्रिएट करना, ग्राफिकल डिज़ाइन, इसका काम नहीं होता, वो ग्राफिकल सॉफ्टवेयर्स होते हैं। जैसे एडिट करना इमेजेस या वीडियोस को, तो उसके लिए अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, और प्रोग्रामिंग कोड लिखने के लिए अलग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। डेटा मैनेजमेंट से याद रखो ना, डेटा को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, सही है ना। 54, व्हाट डज कंट्रोल रेफर टू इन अ कंप्यूटर सिस्टम? जब भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं कंट्रोल, तो बेसिकली इसका क्या मतलब होता है? मैनेजिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोसेसेस टू इंश्योर करेक्ट ऑपरेशन, स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट इन वर्ड प्रोसेसर, या एडिटिंग वीडियोस एंड ऑडियो फाइल्स। तो कंट्रोल से याद रखो, कंट्रोल का मतलब होता है मैनेज करना, ठीक है ना, काबू करना। तो मैनेज करना या रेगुलेट करना प्रोसेसेस को जिसके ज़रिए करेक्ट ऑपरेशन किए जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कंट्रोल का यही मतलब होता है। नंबर 55, द मैक्सिमम मास ऑफ एन एटम इज़ कंसनट्रेटेड इन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एटम का तकरीबन सारा का सारा जो मास है वो पाया जाता है उसके न्यूक्लियस में, जबकि जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है बहुत ही लाइटर होता है, फैला हुआ होता है, लेकिन उसमें कुछ मास नहीं होता। 56, द अल्फा रेडिएशन, 3 किस्म की रेडिएशन इमिट होती है, अल्फा, बीटा एंड गैमा। रेडियो एक्टिविटी में तो जो अल्फा रेडिएशन है उसका क्या काम है? ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जी नहीं, वो बीटा होते हैं। अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वो गैमा रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन गैमा है। हाईली आयनाइजिंग दैन गैमा रेडिएशन, इनकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है गैमा से, ये बात बिल्कुल सही है। और ये पेनेट्रेटिंग ज़्यादा नहीं होते बीटा से, बल्कि पेनेट्रेशन सबसे कम होती है अल्फ़ा की, उसके बाद बीटा की होती है, और उसके बाद सबसे ज़्यादा गैमा पेनेट्रेटिंग
पावर रखता है। 57 द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स, वो प्रोसेस जिसके ज़रिए स्टार्स अपनी एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। वहाँ पर जो स्टार्स हैं बेसिकली हाइड्रोजन से बने हुए हैं और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो हाइड्रोजन आपस में फ्यूज़ होते हैं। दो छोटे न्यूक्लियाई जब बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं तो उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। 58 द स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कोई हैवी न्यूक्लियस जब स्मॉलर पार्ट्स के अंदर ब्रेक होता है तो उसको न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। फ्यूजन होता है छोटे न्यूक्लियाई मिलके बड़े न्यूक्लियाई बनाते हैं और फिजन का मतलब होता है कोई बड़ा न्यूक्लियस ब्रेक होके छोटा न्यूक्लियस बनाता है। ठीक है। 59 अ प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हैवी न्यूक्लियस, मैंने आपको समझा दिया, एक्चुअली उसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। फ्यूज़ होना, कंबाइन होना। और हमारा लास्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंपेयर्ड विद एन अल्फा बीटा एंड गामा रेज, अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा रेज आर अ टाइप ऑफ रेडिएशन टू कैरी अ चार्ज। गामा रेज रेडिएशन है जो चार्ज कैरी करती हैं। हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट आयनाइजिंग इफेक्ट, सबसे ज़्यादा आयनाइज करने की सलाहियत रखते हैं। हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया बच्चों कि इनका जो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। सो ये हो गए आज के हमारे MCQs मुकम्मल बच्चों। ये वो 60 इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपने हर एक बात को समझना है, सुनना है और अगर आप 2-3 मरतबा इसको गो थ्रू कर लोगे ना, इंशाल्लाह ऐसा बेहतरीन रिवीजन होगा आपका कि MCQs क्या आपको बहुत फ़ायदा होगा पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने में भी। सो ऑल दी बेस्ट। कोई भी सवाल है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अल्लाह हाफ़िज़।